नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फिर एक बार देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर है। नजर डालते हैं सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियां, कोविड सेंटर पर मॉक ड्रिल के आयोजन। गुजरात की समुद्री सीमा से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी उजागर, एटीएस और कोस्ट गार्ड का सफल ऑपरेशन। वडोदरा में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी की शिरकत। देश भर के सरकारी कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों को जांचा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बांगरमऊ सीएचसी में जिला नोडल अधिकारी द्वारा मॉक ड्रिल कर ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, दवाइयां, बेड इत्यादि का निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के बांगरमऊ नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार का हाई अलर्ट जारी किया गया है। सरकार से अलर्ट आते ही अस्पताल व्यवस्था को लेकर जिला पर्यवेक्षक अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बांगरमऊ की सीएचसी पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयां और सभी तरह से बीमारी से निपटने की तैयारी का निरीक्षण किया। वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो केसेस आना शुरू हो गए हैं, तो सरकार द्वारा ऐसा समझा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस समय हमारे अस्पतालों की स्थिति क्या है और उसमें कोई कमी हो तो उसको दूर किया जा सके। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी अस्पताल जहाँ पर भी हमारे भर्ती होने की संभावना है मरीजों के कोविड की, तो उनके लिए इनकी चेकिंग कराया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा यहाँ आना हुआ था, जिसके मेरे द्वारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट, टेल तक ऑक्सीजन जा रही कि नहीं जा रही है, अन्य इंस्ट्रूमेंट्स को रखा गया है। तो सभी क्रियाशील पाए गए हैं। आने वाले दिनों में भारत में भी कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश अनुसार गुजरात के सभी जिलों में आज कोविड मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गुजरात के कच्छ जिला के भूज की जीके जनरल हॉस्पिटल में आज कोविड मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट, वेंटिलेटर, अस्पताल के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति का ऑडिट किया गया। कोरोना के एक्शन प्लान की तैयारी के भागरूप आज देश भर में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कच्छ के भूज में आयोजित इस मॉक ड्रिल में कच्छ के जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, भूज विधानसभा के विधायक, चीफ मेडिकल ऑफिसर समेत के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने कोरोना की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारियां की। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से आज जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कच्छ में 67 पीएचसीज, 16 सीएचसी, 3 एचडीएच और 1 जीके मिला के टोटल अपने पास 87 गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। सभी 87 प्लेसेस के ऊपर आज मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि नंबर 1 प्रिपरेशन अपन देख सकें, जितने भी पीएसए प्लांट्स हैं उन सब का प्रिपरेशन देख सकें, उसमें से कितने फंक्शनल है, कितने फंक्शनल नहीं है, किसमें रिपेयर कराने की ज़रूरत है, और हर जगह के ऊपर अगर पेशेंट आते हैं तो उनका किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, स्टाफ अपने पास कितना अवेलेबल है, रैपिड एंटीजन किट अपने पास कितने अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों की एक्चुअल परिस्थिति जानने के लिए आज सभी 87 प्लेसेस के ऊपर मॉक ड्रिल हो रही है। शाम तक इनकी मॉक ड्रिल का स्टेटस अपने गुजरात गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। ऑक्सीजन कच्छ में अभी पूर्ति प्रमाण में है। ऑक्सीजन 2 चीज़ों से अपने पास सप्लाई हो रही है। सबसे पहले सेकंड वेव की अगर अपन तुलना करें तो अपन ने 31 पीएसए प्लांट्स अभी कच्छ में स्टेब्लिश हो गए हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले पीएसए प्लांट के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई करी जाएगी, और अगर वो सप्लाई कम पड़ती है तो उस स्थिति में अपने जो सेकंड वेव में हुआ था कि सिलेंडर्स के थ्रू सप्लाई किया था, तो सिलेंडर्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट हो गया है। ज़रूरत पड़ती है तो सिलेंडर अपन खरीद भी लेंगे और ऑक्सीजन सप्लाई भी उसमें हो जाएगा। बेड की परिस्थिति, गुजरात गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जर्मिस पोर्टल, जो पिछली बार सेकंड वेव में इमरजेंसी रिस्पांस के लिए क्रिएट किया गया था। एज ऑफ नाउ आरोग्य विभाग की टीम
जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सब में विजिट कर रही हैं और वहाँ पर बेड की जितनी एक्चुअल परिस्थिति है, नॉर्मल बेड कितने हैं, O2 बेड कितने हैं, बाईपैप कितने हैं, HFNC कितने और वेंटिलेटर कितने हैं, तो इन सब की जो एक्चुअल परिस्थिति है वो शाम को 6-7 बजे बाद आप जर्मिस पोर्टल खोलकर उसके ऊपर देख सकते हैं। उसके अंदर जो आपको डेटा दिखेगा वो एक्चुअल डेटा रहेगा, इंक्लूडिंग एवरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। स्टॉक अवेलेबिलिटी मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट अपने पास कितना स्टॉक है, और वो तो हम रेगुलरली ऊपर से डिमांड कर लेते हैं, आ जाती है और हम वो सप्लाई कर देते हैं। तो अगर स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो हम उसका ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका होगा, जैसे ही आएगा हम वैक्सीनेशन चालू कर देंगे। लोगों को अपील यही है कि आप अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहिए। अगर आप में से लगता है कि फीवर वगैरह है तो रादर देन उसको एक सर्दी जुकाम मानकर, उसको वो नहीं मानकर एक बार आप अपनी हेल्थ की टीम को कांटेक्ट कर अपना या तो रैपिड एंटीजन या फिर RT-PCR सैंपल आप कलेक्ट करवा लीजिए। कच्छ में अभी अपने पास इतना फैसिलिटी है कि हम एक दिन में 2500 जितने RT-PCR सैंपल का रिजल्ट 24 कलाक में दे सकते हैं आपके मोबाइल के ऊपर, तो तब तक अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपके जरा से भी सिम्टम है, आपके PSC लेवल के ऊपर आप कोऑर्डिनेट करके चेक करवाइए और आइसोलेट होइए। कोरोना की एक और लहर के चलते पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मॉक ड्रिल की सलाह दी गई थी, जिसके चलते गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में आज सुबह से ही कोरोना मॉक ड्रिल शुरू की गई। कोरोना के बढ़ते हाहाकार के बीच अस्पताल में नागरिकों को सुचारू सुविधा देने की कवायद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में देखने मिली, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्क, PPE किट, दवाइयां, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड समेत की व्यवस्थाओं को जांचा गया। कोविड में ए वखते આપણે શું પરિસ્થિતિ હતી છતાં પણ આપણો શું રોલ હતો એ પણ મેં માહિતી મેળવીને અત્યારે પણ આપ જોવો છો એ પ્રમાણે આપ પણ મારી સાથે હતા। આ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અત્યારે આ કોવિડના વોર્ડમાં જે ઇમરજન્સી વોર્ડ કહેવાય તેમાં અત્યારે 80 બેડ આપણે તૈયાર કરેલા છે, અને જો વધારે પેશન્ટ થાય તો જે 5મો માળ છે એને પણ 300 બેડ સાથે આપણે સજ્જ રાખેલું છે। કોવિડમાં જે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિને એ વખતે પણ આપણે પહોંચી વળ્યા હતા। જે ઓક્સિજનની જે પરિસ્થિતિ છે કે અત્યારે ઓક્સિજન એ વખતે પણ કોઈ તકલીફ પડી નહોતી, અત્યારે પણ તમે જુઓ કે ઓક્સિજનનો જે ટેન્ક છે એની અને ઓક્સિજનની જે માત્રા છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં આપણા પાસે છે। આપણા પાસે કોવિડ જે માસ્ક છે એ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં છે, અને દવાઓ અને રેમડેસિવિર જે ઇન્જેક્શન છે એ પણ આપણા પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં છે। આપ સૌને માહિતી આપું છું કે અહીંયા અત્યારે સૌથી વધારે આનંદની વાત એ છે કે અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક પણ કોવિડનો કોઈ પેશન્ટ આવ્યું નથી, છતાં પણ જે બહાર એક વાતાવરણ ઊભું થયું છે કે ભાઈ કોરોના જે ચીનમાં ચાલી રહ્યો છે ને એના ભાગરૂપે અહીંયા પણ નાની મોટી કોઈ પરિસ્થિતિની ઉપસ્થિત થાય એના માટે આજે આપણે દરેક હોસ્પિટલોમાં આજે આ જે વ્યવસ્થા શું છે એના માટે આજે પરિસ્થિતિ જોવામાં આવી રહી છે। સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે 1200 બેડ છે એમાં આ બધી પરિસ્થિતિ આપ સૌએ પણ જોઈ છે અને મેં પણ જોઈ છે। પૂરી વ્યવસ્થાઓ સાથે આપણે સજ્જ છે, અને અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પેશન્ટ આવશે તો ક્યારે કોઈ તકલીફ પડે એવું મને લાગતું નથી। અહીંયા સ્ટાફ પણ પૂરતો પ્રમાણમાં છે। पूरे देश पर कोरोना का संकट फिर से मंडरा रहा है। ऐसे में डभोई स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सरकार के आदेश अनुसार आज अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के चलते डभोई के अग्रणी डॉक्टर BJ ब्रह्मभट्ट, डॉक्टर संदीप शाह, शिक्षा समिति के चेयरमैन वकील अश्विन पटेल समेत के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लांट, PPE किट, एम्बुलेंस सेवा, कोविड आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन के सुविधा वाले बेड समेत की सुविधाओं का जायजा लिया गया। सरकारना आरोग्य मंत्री श्री माननीय मनसुखभाई मांडलिया साहेबना आदेश और सूचना मुजब आज रोज डभोई खाते हॉस्पिटल में मॉक ड्रिलનું आयोजन કરવામાં આવ્યું, જેમાં કોરોના જો ભવિષ્યમાં આવે તો એની દર્દીઓની સારવાર કરવા માટે પૂરતી સાધન સામગ્રીની ચકાસણી કરવામાં આવી, જેમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટ તૈયાર છે, 20 બેડ ઓક્સિજન સાથે તૈયાર છે, ICU બેડની જરૂર પડે તો 3 બેડની તૈયારી છે, કદાચ લાઇટો જાય તો ઓક્સિજન સાથેના સિલિન્ડર પણ તૈયાર છે। અહીંયા ગયા વર્ષે 157 પેશન્ટને
ઓક્સિજન બેડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સિવાય તો અનેક દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવી હતી. આજ રોજ અમે પૂરી ચકાસણી કરી છે. જો કોરોનાના દર્દીઓ આવે તો અહીંયા આપણું આરોગ્યના ડૉક્ટર સાહેબ અને ટીમ પૂરી રીતે સજ્જ અને તૈયાર છે. पाटन के धारपुर के अस्पताल में कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजित मॉक ड्रिल में जिला कलेक्टर ने कोरोना वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, बेड की व्यवस्था, RT-PCR टेस्ट समेत की सुविधाओं का जायजा लिया। पाटन धारपुर अस्पताल के दौरे पर पहुंची जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी ने जिला के नागरिकों को भी कोविड की गाइडलाइन का चुस्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। આજે કોવિડની વેવની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે GMRS ધારપુરની વિઝિટ લીધી છે. GMRS ધારપુરમાં લગભગ 600 બેડના હોસ્પિટલ છે, જેમાં અત્યારે લગભગ 100 બેડને કોવિડ પેશન્ટ્સ માટે રિઝર્વ રાખ્યો છે. यहाँ RT-PCR લેબની સુવિધા પણ અવેલેબલ છે અને છેલ્લા 2 મહિનાથી यहाँ RT-PCR લેબમાં એક પણ કોવિડના પોઝિટિવ કેસ આવ્યા નથી. તેમ છતાં यहाँ ઓક્સિજનની તૈયારી જેવી રીતે લિક્વિડ મેડિકલ ઓક્સિજનના સિલિન્ડર, PSA પ્લાન્ટ, ઓક્સિજનના સિલિન્ડર્સ અને ઓક્સિજનની સગવડ, પાવર બેકઅપ, એ બધાની તૈયારી આજે જોવી છે. અને સાથે સાથે 200 જેટલા વેન્ટિલેટર્સ પણ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે, જેને જ્યારે પણ જરૂરિયાત પડે એને કોવિડના પેશન્ટ્સ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. देश में ड्रग्स तस्करी के लिए गुजरात की समुद्री सीमा का इस्तेमाल तो होता ही रहा है और अब हथियारों की तस्करी के लिए भी गुजरात की समुद्री सीमा का इस्तेमाल सामने आया है। गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुफिया इनपुट के आधार पर राज्य की समुद्री सीमा के पास एक पाकिस्तानी नाव अल सोहली को पकड़ा है। नाव से 40 किलो ड्रग्स भी बरामद हुई है, जिसके साथ 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तानी नागरिक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ रुपए है। वहीं नाव से 10 पिस्टल और 210 गोलियां भी मिली है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों से पूछताछ की जा रही है और ड्रग्स के नेटवर्क का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद कोस्ट गार्ड ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास अपने जहाज ICGS अरिंज को तैनात कर दिया है। ATS और कोस्ट गार्ड ने 25 और 26 दिसंबर के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। कोस्ट गार्ड के एक अधिकारी ने इस पर बताया कि ऑपरेशन के दौरान गुजरात में पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव अल सोहली को पकड़ा गया है। आगे की जांच के लिए नाव को ओखा लाया गया है। पहली बार गुजरात की समुद्री सीमा में ड्रग्स के साथ हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी नाव अल सोहली से करीब 300 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद हुई है। 10 पाकिस्तानी तस्करों से इस मामले पूछताछ की जा रही है। इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन पर ATS का कहना है कि ड्रग्स तस्करों के बारे में पता किया जा रहा है। ये ड्रग्स वो कहां डिलीवर करने वाले थे और उनके कनेक्शन क्या है, इस पूरे नेटवर्क का पता किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से पिस्टल समेत अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। ये हथियारों की डिलीवरी कहां करते थे, उस बारे में भी पता किया जा रहा है। गुजरात की समुद्री सीमा से पहली बार ड्रग्स तस्करी के साथ साथ हथियारों की तस्करी उजागर हुई है, जिस पर गुजरात के DGP आशीष भाटिया ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। जो कि 31 आ रही है, तो ब्रेथ एनालाइजर से एनालिसिस करके जो ड्रंकन ड्राइविंग और ये सब कार्रवाई जो है अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ ये ड्रग एनालिसिस का किट भी हमने बसाया है और वो हम 4 जो बड़े शहर हैं उसमें हम लोग उनको देंगे और इस तरह से पान के गल्लों पे, जाहिर जगह पे, कॉलेजेस में उसकी चेकिंग की जाएगी ताकि ड्रग का सेवन करके कोई ये करता है तो उसको भी हम लोग पकड़ सकें। कुल 4,374 किलो करोड़ रुपए के ड्रग्स जो हैं वो पकड़े गए हैं और कुल 63 आरोपियों को इसमें पकड़ा जा चुका है, जिसमें 38 तो पाकिस्तानी नागरिक हैं और 4 अफगानी नागरिक हैं और बाकी इंडियन हैं। पिछले साल जो 2021 में सीजर हुआ था, हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि साल के फैग एंड में है, तो टोटल 1,461 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था और इस बार 4300, तो मतलब 3 गुना कीमत के ड्रग्स इस बार पकड़े गए हैं। इसी तरह से पिछली बार 36 आरोपियों को पकड़ा गया
इस बार 63 को, तो ये भी लगभग दुगना जो है आरोपी भी पकड़े गए। गुजरात के वडोदरा शहर में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता सूर्य ट्रॉफी के रूप में आयोजित की गई है, जिसमें देश भर से आए हुए कई खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक सूर्य ट्रॉफी ऑल इंडिया फाइड ओपन रेटेड चेस टूर्नामेंट आयोजित की गई है। दिव्यम फाउंडेशन द्वारा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और गुजरात स्टेट चेस फेडरेशन के संयुक्त प्रयासों से इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, जिसमें देश भर से आए हुए चेस खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। रेलवे के 2 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स गुसाई हेमल और राहुल संगमा भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जो उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा दे रहे हैं। वडोदरा के उभरते खिलाड़ियों को मंच देना और शतरंज का विकास करना इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य है। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, गुजरात शतरंज संघ के वीपी मयूर पटेल, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर AC जोशी, दिव्यम फाउंडेशन के पार्थिव अग्रवाल, वडोदरा शतरंज संघ के सचिव मुकुंद भट्ट, फाइड ऑर्बिटर और ट्रेनर पृथ्वीराज समेत के अग्रणियों की उपस्थिति में चेस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। सभी खिलाड़ियों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। इस टूर्नामेंट में अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ 7 दिव्यांग खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं। 6 दिनों की इस प्रतियोगिता में दिव्यांग खिलाड़ी मनीष भाटिया हिस्सा ले रहे हैं। 37 साल के मनीष ने 2012 में अपने पिता से प्रेरित होकर शतरंज खेलना सीखा था। ओपन कैटेगरी में मुझे ऐसा कुछ है नहीं, मैं पहले से ओपन कैटेगरी में खेलता आया हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे पापा से मोटिवेशन मिला कि पापा पहले खेलते थे, यानी घर ही खेलते थे, लेकिन उनको देख के मुझे वो मिला कि मुझे भी ये इंटरेस्ट लगा, मैं खेल सकता हूँ ये गेम। फिर मुझे टूर्नामेंट के बारे में पता चला, एक बार बड़ौदा में हुई थी 2012 में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो मैंने वो पार्टिसिपेट करके उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा और मिला। मैं विश्वनाथन जी से खेलना चाहता हूँ, उनके साथ उनके जैसा बनना चाहता हूँ, ग्रैंड मास्टर। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है खेले, उसका माइंड थोड़ा दूसरे मतलब जैसे घर में बैठे रहने से अच्छा है कि सबके साथ मिलकर खेले। जहाँ भी जाना चाहा मैं ले गई हूँ सब जगह। वहीं 15 साल के चेस खिलाड़ी देवेश मराठी जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ है। उन्होंने पहली बार फाइड रेटेड टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। वो अपने पिता और पूर्व शतरंज खिलाड़ी अम्बरीश मराठे से प्रेरित होकर चेस खेलते हैं। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नहीं बोल पाता है, नहीं सुन सकता है, और उसके लिए एक चेस ही गेम ऐसी है जो अच्छी तरह से खेल सकता है। एंड आई एम हैप्पी कि ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन FIDE टूर्नामेंट सो दैट ही कैन हैव गुड रेटिंग। तो अभी जैसे कि इंस्पायर हुआ, आप भी एक चेस प्लेयर रह चुके हैं। हाँ जी। तो किस तरह से वो इंस्पायर हुआ एंड आगे क्या बनाना चाहिए? हाँ, मतलब मैं खुद एक चेस प्लेयर हूँ, मैं चेस खेलता था, बट जैसे ये ग्रो अप हुआ उसने देखना शुरू किया एंड ही गॉट इंटरेस्टेड, एंड ये 3 साल के अंदर ही उसने मुझे बोला कि आई वांट टू लर्न चेस, और उसके बाद मैं उसको सिखा रहा हूँ। और वो मतलब वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर अंडर 19 और अंडर 17, जो उसकी कैटेगरी नहीं है, उसकी कैटेगरी उस टाइम पे अंडर 16 थी, बट इन बोथ ही स्टूड फर्स्ट रनर अप एंड देन ही रिप्रेजेंटेड स्टेट। जिसमें उसका परफॉर्मेंस नहीं है, बट अब धीरे धीरे ही इज प्रैक्टिसिंग, सो ही विल हैव गुड टाइम। इस टूर्नामेंट के आयोजन के जरिए चेस जैसी प्रतियोगिता को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश दिव्यम फाउंडेशन की ओर से की गई है। ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो ऑल इंडिया रेटेड टूर्नामेंट है, बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, लोकल टूर्नामेंट नहीं है। और सूर्य होटल पिछले 25 साल से टूर्नामेंट करती आ रही है और उसको एक बड़े पैमाने में अपन ऊपर पहुँचाया है। यहाँ पे टोटल 6 ब्लाइंड प्लेयर्स खेल रहे हैं, 1 डिसेबल प्लेयर खेल रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। टूर्नामेंट 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक रहने वाली, टोटल 10 राउंड खेलने वाले, स्विस रेटिंग के लॉ के हिसाब से। आप प्लीज़ सब लोग को आइए और इन सब प्लेयर्स का प्रोत्साहन बढ़ाइए। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े,
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल कई समस्याओं को सुलझाने के लिए आज खुद मौके पर पहुंचे। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल अक्सर वडोदरा शहर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई विकास कार्यों का आज जायजा लिया और आने वाली दिक्कतों पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। वडोदरा के समा तालाब का दौरा करते हुए समा तालाब में पानी के ऊपर निकल आई बेल को हटाने पर उन्होंने खास जोर दिया। साथ ही इन बेल का रिसाइकलिंग करने और कागज जैसी वस्तुएं बनाने पर भी जोर दिया। समा तालाब के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल आजवा रोड पर बनाए गए रात्रि बाजार में पहुंचे, जो कई सालों से बनाया गया है, लेकिन यहाँ की दुकानों को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अब 35 में से 29 दुकानें बिक गई होने की बात हो रही है। ऐसे में यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को चाक-चौबंद करने के निर्देश डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने अधिकारियों को दिए हैं। आज रोज वडोदरा महानगर पालिका की जो भी मिल्कत है वहाँ लोगों के उपयोग में ली जाती है। वहाँ अधिकारियों के साथ में संयुक्त एक विजिट की है। उसमें आजवा रोड रात्रि बाज़ार, जहाँ पे से 35 में से 29 दुकान स्टॉल हो गई है और साथ में है वहाँ पर जो भी छोटे बड़े काम है उसका तुरंत निकाल हो, उसकी बात अधिकारी के साथ की। अभी समाज तालाब जो उर्मी स्कूल के बाजू में है, वहाँ पे जो जंगली वेला की जो कंप्लेन है उसको कैसे झड़प से निकाला जाए और उसका रीयूज़ कैसे हो, उसका यूज़ होता है, नोटबुक बनती है, उसके जो इंजीनियर्स हमारे तजज्ञ है उसको हम देने वाले हैं। उसके बाद निज़ामपुरा स्मशान पे जाएंगे और समा अर्बन हेल्थ सेंटर। इस प्रकार से आज से हर वीक में एक 4-5 जगह पे जो लोगों के उपयोग में है उसी जगह हम जाने वाले हैं और लोगों का फ़ायदा हो वैसा हम आयोजन भी करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को रात को वापस लौटने के समय को लेकर विद्यार्थी विकास संघ द्वारा आपत्ति जताते हुए इस समय अवधि को बढ़ाने की मांग की गई। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में छात्राओं को रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में रात को लौटने का समय छात्राओं का 8-9 बजे का है, जिसे लेकर उन्हें कई तरह की समस्याएं आ रही है, जिस पर विद्यार्थी विकास संघ ने प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जब हम स्त्री और पुरुष दोनों की एक समानता की बात करते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग जो है वो 9 बजे का है, जिसमें जो विद्यार्थिनी है MS यूनिवर्सिटी की उनको काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है वापस हॉस्टल पे 9 बजे तक पहुंचने में। तो ये जो टाइमिंग है वो बढ़ाने में आए और ये टाइमिंग बढ़ा के 11 बजे तक करने में आए, जिसके वजह से जो गर्ल्स है उसको खा के वापस आते हैं या तो अपना कोई पढ़ाई का कार्य ख़त्म करके वापस आते हैं, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही है या कोई भी दिक्कत ना आए। इसके सिवा गर्ल्स हॉस्टल में जब सिंडिकेट मेंबर्स ने 24 आवर्स के लिए लाइब्रेरी ओपन की थी, वो 24 आवर्स के लिए ओपन नहीं रह रही है।
तो वो गर्ल्स हॉस्टल की लाइब्रेरी 24 घंटे शुरू रखने में आए, जिस वजह से किसी भी गर्ल्स को अगर रात को पढ़ाई करनी है तो कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े। इसके सिवा गर्ल्स हॉस्टल के अंदर गर्म पानी हो या एक मेस बंद पड़ी है, ये सारे मुद्दे पे सिंडिकेट मेंबर्स और यूनिवर्सिटी के सारे सत्ताधीश ध्यान दे के काम करें और ये सारे मुद्दे जो है वो हल करें। आज हम लोग बस इसीलिए आए हैं, हमारे यही मुद्दे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के टाइमिंग हम लोगों को एक्सटेंड करवाने हैं। उन लोगों को 8 बजे तक का ही परमिशन है एंड हम लोगों को 11 बजे तक करवाना है, बिकॉज 7 बजे तक तो सिर्फ वो लोग कॉलेज से वापस आते हैं, तो ना उनको घर खाने का टाइम मिलता है, ना उनको कहीं जाने का टाइम मिलता है। उनकी और भी ज़रूरतें हैं जो उनको पूरी करनी होती है, जिसका भी उन लोगों को कोई टाइम नहीं मिलता है। तो हम लोगों को टाइमिंग भी एक्सटेंड करवाना है, प्लस कॉलेज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल की मेस बंद है, जिसकी वजह से उन लोगों को बाहर खाने जाना पड़ता है, रोज़ रोज़ वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, प्लस टाइमिंग की वजह से नहीं जा पाते, प्लस मेस बंद है। और लाइब्रेरी की बात रही तो यहाँ पे जब लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ था तो बोला गया था कि 24 आवर्स चालू रहेगी लाइब्रेरी, जो अभी नहीं है चालू, तो जिसकी वजह से गर्ल्स पढ़ भी नहीं पाती है, लाइब्रेरी एक्सेस भी नहीं कर पाती है, तो बस हम लोगों को वो भी चालू करवानी है। गुजरात के वडोदरा शहर में बिजली गिरने से घायल पति पत्नी को 1.5 साल से सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। कुदरती आपदा से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में आजवा रोड पर किशनवाड़ी शिवाजी चौक इलाके में रहने वाले बुजुर्ग पति पत्नी को ये सुविधा का लाभ नहीं मिला है। 31 अगस्त 2021 को बिजली गिरने से उनके घर का स्लैब टूट गया था, जिसमें पति पत्नी घायल हुए थे। इस मामले बार बार डॉक्यूमेंट और अर्जियां दिए जाने के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची ने आपत्ति जताई है। વડોદરા શહેરનો શિવાજી ચોક કિશનવાડી આ વિસ્તાર છે। આ વિસ્તારમાં આપણે જોઈ શકો છો જે ઘરમાં ઊભા છે એ ઘરનો સ્લેબ 1.5 વર્ષ પહેલાં કુદરતી આફત એટલે કે વીજળી પડવાથી સ્લેબ તૂટી ગયો હતો। સ્લેબ તૂટ્યા બાદ અરજદાર દ્વારા વડોદરા શહેર કલેક્ટર સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, પૂર્વ કચેરી તમામ જગ્યાએ રજૂઆત કરી, સાથે સાથે માન્ય ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીને પણ રજૂઆત કરી હતી। ત્યારબાદ પૂર્વ મામલતદાર અને કલેક્ટર કચેરી અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા અરજદારને વારંવાર ધક્કા ખવડાવવામાં આવ્યા। આ સમય દરમિયાન અરજદારનું મૃત્યુ થયું, એમના દીકરાનું પણ મૃત્યુ થયું। આજે બેન વિધવા પોતે છે એ પણ ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે અને એમની મુલાકાત મારી સાથે થતાં મેં પણ છેલ્લા 2 મહિનાથી ધક્કા ખાઈ રહ્યો છું, પરંતુ વડોદરા શહેર પૂર્વ મામલતદાર કચેરીના જાડી ચામડીના અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવતો નથી। ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ તરફ આ લોકો વારંવાર ફેંક્યા કરે છે। કોઈક વાર એવું કહે છે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આવીને તપાસ કરશે। આ બેન એકલા છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આવા તૂટેલી છતમાં રહે છે। વરસાદની પણ સમસ્યા હોય છે, પાણી અંદર પડે છે, શિયાળાની અત્યારે હાલની ઠંડી છે, અત્યારે ઠંડીમાં રહી શકાતું નથી। ત્યારે વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી અને સ્માર્ટ સિટીના સત્તાધીશો સાથે ધારાસભ્યો અને અધિકારીઓ સાહેબ, વડોદરા શહેર કલેક્ટર સાહેબને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે શિવાજી ચોકમાં જે મકાનનો સ્લેબ તૂટી પડ્યો છે એમને કોઈને કોઈ રીતે નીતિ નિયમ પ્રમાણે આર્થિક મદદ કરે તેવી અમારી માંગ છે। બનાવ આપણે એવો બન્યો છે કે રાત્રિના 2 વાગે આપણું વીજળી પડવાથી ધબ્બો પડ્યું અને અમે લોકો અંદર ઘરમાં જ હતા, મેન મારા મિસ્ટર, તો મારા મિસ્ટરને બી ઘણી બધી ઈજા માથામાં થઈ અને મને પણ હાથમાં વાગ્યું, તો મારી હડકી કેક થઈ ગઈ હતી। 3 મહિનાનો પાટો હતો અને એની પછી બી અમે બધે બહુ અરજી આપી, મામલતદારને આપી, કોર્પોરેશનમાં આપી અને સિવાય પણ અમે બધે ધક્કા ખાતા હતા કે આજે આવો કાલે આવો, તો તોય છતાં એમનું કશું કામે થયું નહીં અત્યાર સુધીમાં। અને અત્યારે મારા મિસ્ટર ઓફ થઈ ગયા। અને બીજું કે અત્યારે હું આવી ઠંડીમાં અને એમાં ખુલ્લા છજમાં રહું છું, અને બીજું કે વરસાદ પડે તો બી અમારા 3 રૂમ ભીના થઈ ગઈ છે, એટલે મારે રહેવાની ઘણી ખરી મુશ્કેલી છું અને હાલમાં હું એકલી જ છું। શું આપની માંગ છે? મારી માંગ એવી છે કે અમારું છજ બનવું જોઈએ। कोरोना की कठिन परिस्थिति से भारत कई बार गुजर चुका है और ऐसे में विश्व में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को ध्यान में रखकर भारत में भी आज सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया।
चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्र सरकार कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी बीच देश भर में आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। अस्पतालों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल चलाई गई। गुजरात के वडोदरा शहर में भी मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएसजी है। यहां कोरोना स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेते हुए मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बेड से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं को जांचा गया। एसएसजी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर के मार्गदर्शन में इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, जिसमें कोरोना की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया। एसएसजी अस्पताल जो मध्य गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है, 1513 पथारियों के साथ हम ये अस्पताल कोविड के दौरान हमने बहुत उत्कृष्ट कार्यवाही की थी। 3 वेव के बाद हाल हमारे पास 5450 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, जिसका आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और ये पाया गया है कि हर एक प्लांट कार्यरत है और ज़रूरत पड़ने पर उसका जो दायित्व है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का वो करेगा। इसके अलावा एसएसजी हॉस्पिटल के बाद 20,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक यहाँ है और एक 20,000 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक पीडियाट्रिक वार्ड के पीछे है। तो सब मिला के हमारे पास 40,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक की क्षमता है। अंदाजन 600 वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध हैं और 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास उपलब्ध है। एक मेडिकल कॉलेज का संपूर्ण स्टाफ समुदाय कोविड के लिए जिन्होंने पिछली बार उत्कृष्ट सेवाएं बजाई थी वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। उनको ट्रेन भी किया गया है और जो नए कुछ डॉक्टर जुड़े हैं उनके ट्रेनिंग का इंतजाम हम बहुत जल्द कर देंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं और जो भी हमने पिछले वेव 1 और वेव 2 से सीखा है अनुभवों से, वो सारी गलतियां हम मिटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश अनुसार वडोदरा के गोत्री हॉस्पिटल में भी कोविड मॉक ड्रिल का खास आयोजन कर कोरोना स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण फिर एक बार रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में भारत का स्वास्थ्य विभाग भी सज्ज दिखाई पड़ रहा है। देश में कोरोना की संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर वडोदरा के मध्य गुजरात की सरकारी हॉस्पिटल गोत्री में पीएसए प्लांट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें गोत्री अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हितेश राठौड़ और डॉक्टर स्टाफ द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया गया और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता को जांचा गया। इस मौके पर ऑक्सीजन नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीता बोस की भी उपस्थिति रही। फिर से कोविड की संभावना है, कोविड की वेव फिर से आ सकती ऐसी संभावना है। इस तैयारी से हमें रहना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमको आदेश दिया है कि आज हमको मॉक ड्रिल का आयोजन करना है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर है कि नहीं, प्रेशर बराबर है कि नहीं, अगर पेशेंट्स का वेव आता है या ज़्यादा पेशेंट्स सडनली आ भी जाते हैं तो उनकी हमारे पास एडमिट करने की और ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है कि नहीं, उसकी मॉक ड्रिल आज चल रही है। हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है 13,000 लीटर की, जिससे अच्छी खासी सप्लाई पेशेंट्स की हो जाती है। इसके उपरांत 7 पीएसए प्लांट है, जिससे 1 मेट्रिक टन की सप्लाई हमको मिल सकती है। आज हमने पीएसए प्लांट ऑन करने के बाद ये भी चेक किया है कि सारे ऑक्सीजन जितने आउटलेट्स हैं आप देख सकते हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर आ रही है कि नहीं, प्लस उसका प्रेशर ठीक से आ रहा है कि नहीं वो भी चेक किया जा रहा है। और सारी बेड्स की रेडीनेस, सभी बेड्स के पास वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, वो सब हमने रेडी करके रखा है ताकि कोई भी पेशेंट कभी भी आता है तो उसकी पूरी 100% तैयारी हमारे पास रहे। लगभग हमारी अभी बेड की रेडीनेस 60 बेड की है, 60 बेड्स की, जिसमें 10 बालकों के लिए पीडियाट्रिक बेड्स है और 15 आईसीयू की तैयारी के साथ हमने रेडी रखा है। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में कोविड स्थिति को लेकर वार्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। गोत्री अस्पताल में कल ही कोरोना का एक पेशेंट भर्ती किया गया है और ऐसे में यहां सभी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण दे दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार
GMERS मेडिकल कॉलेज गोत्री एंड हॉस्पिटल वडोदरा में आज एक मॉक ड्रिल यानी कि जो कोरोना की संभावना और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड गोत्री मेडिकल कॉलेज में बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था और स्टाफ वगैरह जो भी का जो एक प्रशिक्षण करना था वो हमने किया है। आज हमने गोत्री मेडिकल कॉलेज में 16 बेड की व्यवस्था कर रखी है। उसमें से 10 पीडियाट्रिक्स वार्ड है, 50 वार्ड हम लोगों ने बड़े जो एडल्ट है उनके लिए रखे हैं, 15 वेंटिलेटर के साथ वाले बेड रखे हैं और अपनी ऑक्सीजन की क्षमता 13 लीटर की एक लिक्विड ऑक्सीजन है और 8 माइक्रोन की 8 लीटर की व्यवस्था हमने अलग अलग तरीके से की रखी है। मेरे हिसाब से अगर सरकार की सूचना की हम पालन करें और आम जनता अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो कोविड से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको सावचेत रखने की ज़रूरत है। अभी जो भी पेशेंट का पॉजिटिव आएगा तो उसकी जीनोम सीक्वेंस की भी एक सैंपल लिया जाएगा, RT-PCR के लिए भी सैंपल लिया गया है, जिसका रिपोर्ट आने पर हम हायर अथॉरिटी को जान करेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 6 महीनों से सफलतापूर्वक चलाई जा रही रेडियो हार्टकेस रेडियो चैनल पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी प्रदान की गई। 6 महीने पहले शुरू किए गए रेडियो हार्टकेस 93.75 FM इंटरनेट द्वारा प्रसारित होने वाली एक रेडियो चैनल है, जिसे भारत समेत विश्व के 8 देशों में बसने वाले गुजराती समाज द्वारा सुना और सराहा जाता है। आज रेडियो हार्टकेस 93.75 FM द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित कर रेडियो हार्टकेस की सर्विसेज पर जानकारी दी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक नई रेडियो चैनल रेडियो हार्टकेस 93.75 FM बड़ौदा के अंदर शुरू हो चुकी है और ये आज पहला दिन नहीं है, पिछले 6 महीने से ये चल रही है और आज हमें खुशी है कि ये चैनल के अंदर बहुत सारे लिसनर्स हैं और बहुत सारे लोग इसको बहुत ही मोटिवेट कर रहे हैं। बड़ौदा के अलावा अहमदाबाद, आणंद, नडियाद, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, सोमनाथ, ये सभी जगह पर भी ये बहुत अच्छी तरह से चल रही है और सभी गुजरात के बहुत सारे इतने सारे सिटीज़ के अंदर इसके बहुत सारे अनाउंसर हैं। जो आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ौदा रेडियो के अंदर जो अनाउंसर है वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं और इसका एक ही मतलब है कि ये रेडियो हार्टकेस एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और इसके अंदर हम बहुत अच्छे प्रोग्राम्स दे रहे हैं, जैसे कि जीव थी शिव और मड़वा जेवा माणसो और आओ बच्चों, गीत गाता चल और आज का सितारा, ये सारे प्रोग्राम हम ये रेडियो के अंदर जो हम कर रहे हैं और ये बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खास करके इसलिए रखा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा रेडियो इसके अंदर बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि प्रमुख स्वामी का आशीर्वाद भी ले ले और इसके साथ हमने ये प्रवास के अंदर हमने बड़ौदा के जितने भी नामांकित फिल्म सितारे हैं, जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को भी जुड़ा है, साथ में उन लोगों को भी जुड़ा है जैसे सी टीम जो बड़ौदा शहर की एक महिला पुलिस है और बहुत ही अच्छा कार्य करे। कभी महिला पुलिस को कोई कहीं घुमाने नहीं ले जाता लेकिन हमने ऐसा प्रयास किया है और सीपी साहब से बात करके ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम थोड़ी भी महिला पुलिसकर्मी इसके साथ जुड़े और वो भी इसका आनंद ले, तो उन्होंने भी सहमति सजाई है। तो ये हमारी दोनों तरफ से एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दोनों तरफ से इसलिए है कि एक तो हमारी सोशल एक्टिविटी डिक्लेयर हो जाए, लोगों को इससे इंस्पायर हो, और दूसरी कि जो लोग रेडियो क्या है वो नहीं जानते उसको भी इसका जानकारी मिले। गुजरात के वडोदरा शहर का गोत्री मेडिकल कॉलेज, जहां रोजाना इलाज के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर यहां सरेआम पानी की बर्बादी भी सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर में सरकारी अस्पताल गोत्री मेडिकल कॉलेज कार्यरत है, जहां नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, लेकिन यहां अक्सर लोगों को पानी की किल्लत आती है। लेकिन अगर शाम को यहां से गुजरा जाए तो लाखों गैलन पानी बर्बाद होता हुआ दिखाई जरूर पड़ जाएगा। प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका खामियाजा यहां इलाज करवाने आने वाले मरीज या उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। गोत्री अस्पताल में अक्सर पानी की समस्या से मरीज लगातार परेशान रहते हैं। यहां शौचालय में पानी नहीं आता है या फिर पीने का पानी तक मरीजों को नहीं मिलता है। गरीब मरीजों को पीने का पानी तक खरीद कर लाकर पीना पड़ता है, लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं लाखों गैलन पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो रहा है, जिसकी कोई सूद नहीं ले रहा है। सूरत में ऑर्गन डोनेशन के लिए जानी जाती डोनेट लाइफ के
नीलेश मांडलेवाला को राजकोट के स्वामीनारायण गुरुकुल द्वारा एक खास अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। गुजरात के राजकोट के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में अनोखा योगदान देने वाले पूरे देश के 75 व्यक्तियों को धर्म जीवन अमृत कुंभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें अंगदान के क्षेत्र में गुजरात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और गुजरात में 17 साल पहले ऑर्गन डोनेशन गतिविधि को शुरू करवाने वाले सूरत की डोनेट लाइफ संस्था के फाउंडर नीलेश मांडलेवाला को धर्म जीवन अमृत कुंभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर देवकृष्णदास जी स्वामी के आशीर्वाद के साथ स्वामीनारायण संतों की उपस्थिति में उन्हें धर्म जीवन अमृत कुंभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीलेश मांडलेवाला और उनकी संस्था डोनेट लाइफ पिछले 17 सालों से समाज में अलग अलग जगहों पर ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, जिसके चलते गुजरात में ऑर्गन डोनेशन की गतिविधि को काफी बढ़ावा मिला है। कई लोगों को ऑर्गन डोनेशन के जरिए नई जिंदगी मिली है। ऐसे में स्वामीनारायण संस्था द्वारा डोनेट लाइफ की और नीलेश मांडलेवाला की इस गतिविधि को सराहा गया। गुजरात के सूरत की एक जांबाज पुलिस महिला कर्मचारी ने थाईलैंड में आयोजित ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। भारत देश से पहली बार किसी महिला ने थाईलैंड में आयोजित ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये महिला थी गुजरात के सूरत की प्रीति पटेल। ड्रैगन बोट प्रतियोगिता काफी कठिन मानी जाती है। ऐसे में ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में शिरकत कर देश का नाम सूरत की महिला ने रोशन किया है। किसी भारतीय महिला ने ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया हो, ऐसी ये पहली घटना है। सूरत की ये महिला पुलिस कर्मचारी ने थाईलैंड में भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल जिताए हैं, जिस पर सूरत पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर के सहयोग से प्रीति पटेल ने सूरत का नाम रोशन किया है। कलयुग में जहां बेईमानी और ठगी के किस्से आम हो चले हैं, वहीं सूरत के उमरा में एक नाई ने लाखों रुपए की कीमत का मंगलसूत्र लौटाकर एक खास उदाहरण पेश किया है। गुजरात के सूरत में मानवता की मिसाल कायम करती एक घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला का लाखों रुपए की कीमत का डायमंड से जड़ा हुआ मंगलसूत्र कहीं गिर गया था। ये मंगलसूत्र एक नाई को मिला और नाई मंगलसूत्र लेकर उमरा पुलिस थाने पहुंचा। उमरा पुलिस थाने में शिकायतकर्ता भी मंगलसूत्र गुम होने की शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। ऐसे में नाई ने लाखों रुपए की कीमत का डायमंड जड़ा हुआ मंगलसूत्र वापस कर मानवता की मिसाल पेश की है। જ્યારે હું બેંકમાં પૈસા ડિપોઝિટ કરવા જતો હતો ને ત્યારે મેં ગાડી પાર્કિંગમાંથી નીકાળી તો ત્યાં હાર પડેલો હતો, આવડું મંગલસૂત્ર, તેમાં પેન્ડલ સેટ અને 2 ચેન હતા, જેની અંદાજિત કિંમત 1.25 લાખથી 1.5 લાખ સુધીની હતી। કોઈ પણ વસ્તુ છે અમને પહેલેથી શીખવવામાં આવ્યું છે કે પારકી મૂડી ધૂળ બરાબર, તો કોઈની પણ વસ્તુ એવી લેવી એ ઈમાનદારીની વસ્તુ નથી। હીરાજડિત મંગલસૂત્ર મારી વાઈફનું ખોવાઈ ગયું હતું સિટી લાઇટમાં। મારી ફોન લેવામાં મારું એ પેકેટ પડી ગયું અને થોડી વારમાં મને ખબર પડી કે મારું પેકેટ ખોવાઈ ગયું છે અને મેં પછી તરત ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો। એમણે મને તરત રિસ્પોન્સ જવાબ બહુ સારો આપ્યો। મારી સાથે આવ્યા, આજુબાજુમાં શોધ કરી અને એમની સલૂન હેર ફેક્ટરી નામની સલૂન છે તેમાં ભાર્ગવભાઈ કરીને પેકેટ મળેલું હતું અને અમે ગયા એટલે એમણે તરત જ એમણે આપી દીધું કે અમે આ વ્યક્તિને શોધતા જ હતા કે કોનું પેકેટ ખોવાયેલ છે। એટલે હું એમનો બહુ આભારી છું, થેન્કફુલ છું। ઉમરા પોલીસ માટે બી હું બહુ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને બહુ થેન્ક યુ। અત્યારના ટાઈમમાં આવા માણસ મળવા બહુ અઘરું છે કે આટલું 1.5 લાખ રૂપિયાનો એ વસ્તુ હતી તો કોઈ બી માણસ પૈસા વાપરી લેતે એને વેચીને, પણ એમણે મને રિટર્ન કર્યું એટલે બહુ સારું કહેવાય। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से गुजरती नदी पर बने हुए पुल की रेलिंग पिछले कई वक्त से टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत की सूद प्रशासन नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर अठेहा के बीच उदयपुर जाने के निकट से मड्डन नदी गुजरती है, जिसके पुल की रेलिंग पिछले 3 सालों से टूटी हुई है, जिसकी सूद प्रशासन के लोक निर्माण अधिकारी नहीं ले रहे हैं। यहाँ लापरवाही बरती जा रही है, जिससे हादसों का डर बना हुआ है।
मामले की सूचना मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दी गई है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में स्थानीय निवासी जान पर खेलकर यहां से गुजर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि यहां अक्सर दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोग मारे गए हैं। उसके बावजूद प्रशासन है कि मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। बांस के सहारे लगा के जो है रोका गांव वालों ने, और इसको जो है मरम्मत करवाई जाए, यही समस्या है और कुछ नहीं है। और इसको देखा जाए, समस्या ये है इसको बनवाया जाए। 3 साल से है। इस मामले लोक निर्माण अधिकारी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन लोक निर्माण अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। गुजरात के सुरेंद्र जिला के मोढवाड़ा में 6 साल की मासूम बच्ची पर 55 साल के शख्स द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर हड़कंप मच गया है। देश भर में मासूम बच्चियों के साथ जातीय दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सुरेंद्रनगर के मोढवाड़ा में सामने आया है, जहां सिर्फ 6 साल की बच्ची के साथ एक 55 साल के शख्स द्वारा दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी पाकर परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत की गई है, जिसके आधार पर अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्ची की टेस्टिंग भी की जा रही है। साथ ही दुष्कर्मी को भी हिरासत में लेकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश सुरेंद्रनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। देश भर में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही आयोजन गुजरात के वडोदरा शहर में भी किया गया। श्री श्री रविशंकर महाराज अपने उपदेश और अपने सामाजिक कार्यों के चलते देश दुनिया में जाने जाते हैं। देश भर में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार संस्था द्वारा विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देते हुए सभी वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी ही एक एक्टिविटी द आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा वडोदरा शहर में की गई। इन दिनों सर्दियां बढ़ रही है और सर्दियों में गरीब वर्ग के लोगों में क्लोथ्स वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत सुभानपुरा में रानी लक्ष्मीबाई सर्कल निकट के स्लम इलाके में आर्ट ऑफ लिविंग के परिवार के सदस्यों द्वारा गरीबों को कपड़ों का वितरण किया गया, ताकि सर्दियों में उन्हें ठंड से बचने में सहूलियत हो। इस मौके पर बड़ी संख्या में गरीब वर्ग के लोगों ने क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का लाभ लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे भी इस कपड़ा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। आर्ट ऑफ लिविंग पिछले 40 साल से चल रही है और हम लोग यहाँ पे वडोदरा में हर फेस्टिवल पे कुछ न कुछ त्यौहार होता है, तब सब गरीब लोगों के लिए या बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। तो इस बार हमने दिसंबर में बच्चों के लिए और जो भी गरीब लोग हैं उन सब के लिए कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, कपड़ों का वितरण रखा है। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग वडोदरा के ही बहुत सारे 3-4 हज़ार लोग हैं जो वडोदरा में एक्टिव है, और उसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे सेंटर बहुत सारे सिटी में है, ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड के 180 कंट्रीज़ में अभी चल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था से जो युवक है मेजरली, हम सब ने पूरे 2-3 दिन में काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा किए हैं, और वो जितने भी कपड़े छोटे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, लड़कियां, सबके लिए हमने कपड़े इकट्ठा करके आज हम यहाँ पे एक स्लम एरिया में आए हैं आर्ट ऑफ लिविंग तरफ से, और वो कपड़े काफ़ी सारे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम देने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ हम छोटे छोटे कुकीज़ भी दे रहे हैं, क्योंकि हर दिन एक त्यौहार का दिन होता है, तो आज के दिन भी वो त्यौहार बन जाए और वो लोग खुश रहे और खुशहाल जीवन जिए, इसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें करने आए हैं। बड़ौदा शहर ये संस्कारी नगरी है, धर्म की नगरी है, और उसमें भी जब यूथ जब आगे बढ़ता है और इसी तरह से कुछ ना कुछ, अपने पास कुछ नहीं है तो किसी के पास से भी अपने लेके देना चाहिए। और जब अभी तो सामने मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति में ऐसे बोलते हैं कि सब कुछ दान देने से लोगों को खूब होता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि परम पूज्य गुरु श्री रविशंकर जी के जो आशीर्वाद से जो सब यूथ है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के सब यूथ ने आज खुद ने सब जगह से, खुद के दोस्तों से, खुद के घर से कई नए कपड़े, कई जूने कपड़े, सब लोग कपड़े है, साड़ियाँ है, सब इकट्ठा करके आज ये दशामा मंदिर के पास हमारे वहाँ पे आए सब जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो खुले में जो लोग रह रहे ऐसे ठंडी के अंदर, आज उनके लिए कुछ ना कुछ देने के लिए आ जाए। आज मैं इन लोगों को खूब खूब शुभेच्छा भेजता हूँ। 31 दिसंबर के जश्न को ध्यान में रखते हुए गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर इन दिनों वाहन चेकिंग को सघन बना दिया गया है।
गुजरात भर में 31st के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस चाक चौबंद नजर आ रही है। अरवली जिले के शामळाजी निकट भी रतनपुर चेकपोस्ट पर पुलिस अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां राजस्थान से आने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की जांच हो रही है। राजस्थान को जोड़ने वाली जिले की 8 चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग इन दिनों जारी है। कोई भी नशीला पदार्थ गुजरात में लाया ना जाए, उसकी चेकिंग पुलिस कर रही है। गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर राउंड द क्लॉक पुलिस पेट्रोलिंग चल रही होने की बात अरवली के एसपी संजय खरात ने कही है। सन 2022 છેલ્લો મહિનો ચાલે છે અને 31 ડિસેમ્બર હજી એકાદ અઠવાડિયાના સમયમાં આવવાના છે। વિસ્તારમાં જે રીતે આપ સૌ જાણો છો, અરવલ્લી જિલ્લા એક સરહદી જિલ્લો છે અને અમારે ત્યાં મુખ્ય જે રાજસ્થાન જવાના રસ્તા છે, રતનપુર છે, કાલિયાકોવા છે, ઊંડવા છે, ઝાંઝરી છે, ત્યાંથી 31 ડિસેમ્બરના ઉજવણીમાં અને આમ જનરલી મોટા પ્રમાણમાં વાહનોની માણસોની અવરજવર થતી હોય છે અને 31 ડિસેમ્બરના નાઇટમાં લોકોની અલગ અલગ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે। જે રીતે આપ સૌ જાણો છો, ગુજરાતમાં દારૂબંધીની કાયદોનો અમલ છે અને એની ચુસ્ત અમલ કરવા માટે 31 ડિસેમ્બરની નાઇટમાં પોલીસ તરફથી પૂરતી તૈયારી કરવામાં આવેલ છે, જેમાં જિલ્લામાં અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન, અમારી ટ્રાફિક બ્રાન્ચ અને અમારા જે સ્પેશિયલ બ્રાન્ચીસ છે, એસઓજી છે, સાયબર બ્રાન્ચ છે, એલસીબી છે, એસડીપીઓના ઓફિસ છે, એ યુનિટો પણ અમારી તરફથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે। અમારા જિલ્લામાં 300 જેટલા બ્રેથ એનાલાઇઝર છે, જેના થકી કોઈ વ્યક્તિએ દારૂ પીધેલી છે, નશા કરેલી છે કે એની જાણ થાય છે તો એ તમામ 300 બ્રેથ એનાલાઇઝર અમે બોર્ડર ચેકપોસ્ટ જે છે ત્યાં 31 ડિસેમ્બરની પ્રસંગે રોકવામાં આવશે। સાથે સાથે અમારા જે ડીવાયએસપી છે એ પોતે રતનપુરનું સુપરવિઝન અને એના સાથે કુલ 40 લોકો એ જે મુખ્ય બોર્ડર છે ત્યાં બંદોબસ્ત અને એ ફરજમાં રોકાવશે। એના સિવાય જિલ્લામાં જે અલગ અલગ બીજી બોર્ડર છે, ઊંડવા છે, કાલિયાકુવા છે, ઝાંઝરી છે, રેલાવાડા છે, એ તમામ જગ્યાએ અમે એક પીઆઈનું પોઈન્ટ બનાવેલી છે, જેના સાથે એક ગાડી અને 10-11 લોકોની એક ટીમ બનાવીને તે જગ્યા પર રાખેલ છે। જે રીતે આપ સૌ જાણો છો, વિસ્તારમાં બાયડ છે, ધનસુરા છે, મોડાસા ટાઉન છે, મોડાસા રૂરલ છે, એ વિસ્તારમાં કંઈક જગ્યા વાડીઓ છે, રિસોર્ટ ટાઈપના હોટેલો છે, ત્યાં પણ લોકો તરફથી પાર્ટી અને વગેરે બાબત કરવામાં આવતી હોય છે અને જે બાબતે અમે કંટ્રોલ રૂમ પણ એક્ટિવેટ કરવામાં આવેલ છે અને અમારા ખાસ બાતમીદાર પણ રોકાયેલા છે, જેના થકી અમે એ બાબતે માહિતી પણ મળતી હોય છે અને જે માહિતીના ભાગરૂપે તાત્કાલિક અમારા તરફથી દરેક પોલીસ સ્ટેશન દીઠ એક મોબાઈલ ટીમની રચના કરવામાં આવેલ છે, જેથી આ બાબતે કંઈક માહિતી મળતા ટૂંક સમયમાં 10-15 મિનિટમાં તાત્કાલિક એ ટીમ ત્યાં પહોંચીને જે પણ લોકો આવા એક્ટિવિટીમાં ક્રિયાશીલ છે, રોકાયેલ છે, એની ઉપર જે પણ કાયદાકીય પગલાં છે એ પણ લેવામાં આવશે, જેથી અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ તરફથી સમગ્ર અમારું પોલીસ પ્રશાસન ये बाबतें कंप्लीट रेडी छे। 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को ध्यान में रखकर सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग को सघन कर दिया गया है। 2022 के वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2022 नजदीक है। ऐसे में 31 के सेलिब्रेशन को लेकर गुजरात के अलग अलग शहरों में चेकिंग शुरू कर दी गई है। सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में पुलिस ने सभी इलाकों में चेकिंग शुरू कर दिया है। 31 दिसंबर तक इस चेकिंग को सघन बनाया जाएगा। सुरेंद्रनगर जिला पुलिस अधीक्षक हरीश दुधात में मार्गदर्शन में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उसी के तहत जांच जारी है। खासकर शराब और जुए जैसी गतिविधियों पर लगाम कसने की खास तैयारियां की गई है और सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके तहत शहरी इलाकों में सघन चेकिंग किया जा रहा है। प्रोहिबिशन समेत के आपराधिक गतिविधियां करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। આવનાર 31 ડિસેમ્બરના અનુસંધાને પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ ચેકપોસ્ટો રાખવામાં આવેલ છે અને આવતા જતા વાહનોને તથા દેશી કે ઇંગ્લિશ દારૂની કોઈ હેરફેર ના થાય અથવા તો તેનું કોઈ સેવન ન કરે તે અનુસંધાન પોલીસ પૂરતો બંદોબસ્ત જાળવી અને તેની તપાસ કરી રહેલ છે। તેમજ પોલીસે પોતાની પાસે સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલ બોડી વોર્ન કેમેરા તેમજ બ્રેથ એનાલાઇઝરથી ચેકિંગ કરવાનું ચાલુ રાખેલ છે, જેથી કરીને કોઈ પણ ઇસમો ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરી શકે। वीएनएम न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।